ऑप्शन है आपका गुजरात, ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र और ऑप्शन है कर्नाटक और ऑप्शन डी है एक से अधिक। तो बताइएगा कि काली मिट्टी जो है वो भारत के कौन कौन से राज्य में पाई जाती है। देखिए ये काली मिट्टी है ना, इसके कई नाम हैं। ये काली मिट्टी को हम कहते हैं चेरनोजेम मिट्टी, चेरनोजेम मिट्टी, ठीक है। इसी का दूसरा नाम है कपासी मिट्टी, कपासी मिट्टी, या फिर इसी का एक और नाम है, उसको कहते हैं रेगुर मिट्टी, रेगुर मिट्टी, ठीक है। देखिए काली मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है, लोहे प्लस एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है काली मिट्टी में। काली मिट्टी में जो है गन्ने की खेती होती है, कपास की खेती होती है, ठीक है। ऐसे चावल की खेती भी बहुत अच्छी होती है काली मिट्टी में। तो देखिए स्पेशली जो है काली मिट्टी में गन्ना और कपास जो है ज़्यादा होता है, खास करके महाराष्ट्र वगैरह में काली मिट्टी में कपास की खेती होती है, गन्ने की खेती होती है। और देखिए कि भारत में जो राज्य हैं ये चारों राज्यों में जो है काली मिट्टी पाई जाती है, गुजरात में भी, मध्य प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में भी, कर्नाटक में भी। अच्छा और भी राज्य हैं जैसे तेलंगाना में पाई जाती है। और आप देख सकते हैं कि कुछ जो भाग है इसका, है ना, कुछ भाग आपको राजस्थान में भी काली मिट्टी का दिखेगा। ठीक, अब अगले प्रश्न पे चलिए। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी के स्वच्छ जल का वितरण सबसे अधिक कहाँ पर है। पृथ्वी में जो स्वच्छ जल है, हम लोग को पता है ना भाई कि जो पीने योग्य जल है, जो हम लोग पानी पीते हैं, ठीक, वो पूरे पृथ्वी पर कितना प्रतिशत उपस्थित है। देखिए पूरे पृथ्वी पर अगर मान लेते हैं कि 100% जल है, उसमें 97.6% जो जल है ना, वो क्या है, वो है सलाइन वाटर, यानी कि खारा जल है, खारा पानी है, खारा पानी है। ये कहाँ है, तो एक कुछ झीलों में है, कुछ झीलों में, और बाकी जो बचा वो महासागरों में है, महासागरों में है। जो बाकी जो 2.4% जो जल बच गया है वो है स्वच्छ जल, यानी कि स्वच्छ जल, यानी कि मीठा जल, मीठा जल है। लेकिन 2.4% जो मीठा जल है उसका कितना प्रतिशत जो जल है वो आपको दिखता है पीने योग्य जल है। तो देखिए कि सॉरी कितना प्रतिशत जल पीने योग्य तो पता ही 2.4% है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मीठा जल है वो कहाँ संरक्षित है, कहाँ पे संरक्षित है उसको। तो एक है ऑप्शन हिम चादर के रूप में संरक्षित है, ऑप्शन बी है भूमिगत जल के रूप में है, और ऑप्शन सी है नदी जल के रूप में, और ऑप्शन डी है मृदा जल के रूप में। तो बताइएगा कि सब मीठा जल यानी कि जो हम लोग पीते हैं, यानी कि जो व्यक्ति पी सकता है, उसका जो पृथ्वी पर उपस्थित मीठा जल है सबसे अधिक कहाँ संरक्षित है। तो देखिए कहा जाता है कि कुल मीठा जल का लगभग 1.7% जो है, सॉरी जो 2.4% का जो है, 2.4% में 1.7% जो जल है वो हिम चादर के रूप में संरक्षित है। और इसका सबसे बड़ा जो पार्ट है वो है अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में है। और एक है रूस का एक क्षेत्र है, उसका नाम, रूस का एक जगह है और वहाँ पे एक झील है, उसका नाम है बैकाल झील, है ना, बैकाल झील में उपस्थित है। अच्छा बाकी जो वाटर है उसमें आप देख सकते हैं कि जो है नदी जल के रूप में और भूमिगत जल के रूप में उपस्थित है। ठीक, अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से भूमध्य सागरीय जलवायु में कौन नहीं आता है। निम्नलिखित में से भूमध्य सागरीय जलवायु में कौन नहीं आता है, बताइए। निम्नलिखित में से भूमध्य सागरीय जलवायु में कौन नहीं आता है। तो ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा ऑप्शन है, देखिए पहली बात है कि भूमध्य सागरीय जलवायु, एक पहले ऑप्शन में पढ़ के सुनाता हूँ आपको। फ्रांस, इजराइल, ईरान और मोरक्को, कौन भूमध्य सागरीय जलवायु का पार्ट नहीं है। देखिए भूमध्य सागरीय जलवायु से आपको समझ में आता होगा कि हम लोगों ने कभी पढ़ा होगा कि भूमध्य सागर एक जगह है, एक प्लेस है। याद रखिएगा कि जो लाल सागर है ना, लाल सागर
सागर प्लस भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, सागर को जोड़ने वाला जो स्थान है उसको क्या कहते हैं, स्वेज नहर, स्वेज नहर, है ना। तो जो भूमध्य सागर के आसपास में जो जलवायु स्थित है उसको हम कहते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु। और भूमध्य सागर के चारों तरफ जितने भी शहर हैं, सॉरी जितने भी आप ये देश देख लेंगे उस सारे देश में जो है भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। खास करके आप देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, देखिए एक मैप है, तो ये जो दिख रहा है आपको भूमध्य सागर, ये भूमध्य सागर के जो है चारों तरफ यहाँ से यहाँ तक जितने भी कंट्री स्थित हैं इस सब में भूमध्य सागरीय जलवायु है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा पुर्तगाल है, फ्रांस है, इटली है, यहाँ पे इटली आपको दिख जाएगा, ये साइप्रस है, यहाँ इजराइल है। इजराइल तो अभी जान रहे हो कि इजराइल और हमास के बीच में युद्ध हो रहा है, और इजराइल एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे यहूदी का जो है गढ़ माना जाता है। और आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे दिख मिल जाएगा आपको मोरक्को, है ना, ट्यूनीशिया है, यहाँ पे लीबिया है। ये पूरा का पूरा इलाका जो है भूमध्य सागर का है। और ये वाला इलाका आपको दिख जाएगा, ये वाला इलाका, यहाँ पर सिनाई द्वीप है जो मिस्र का है, अभी वो भी चर्चा में है। और यहीं से स्वेज नहर निकलता है, ठीक है, जो स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। और यहाँ पर एक जिब्राल्टर जल संधि है जो अटलांटिक को जोड़ता है भूमध्य सागर से। तो इस इलाके में जितने भी देश हैं वो भूमध्य सागरीय जलवायु में आते हैं। और भूमध्य सागरीय जलवायु में खट्टे फलों की खेती की जाती है, खास करके जैसे अंगूर हो गए, जैसे मौसम्मी हो गए, जैसे क्या कह सकते हैं नारंगी हो गए। तो ऐसे जो चीज़ों की खेती की जाती है, नींबू की खेती की जाती है इन इलाकों में। तो हमारा ऑप्शन क्या था, हमारा ऑप्शन था कि जो है हाँ कौन सा देश नहीं आता है, तो नहीं आता है, ईरान नहीं आता है, बाकी मोरक्को आता है, इजराइल आता है, फ्रांस आता है, ये सारे जो है भूमध्य सागरीय जलवायु में हैं और इसमें ईरान नहीं है। ठीक, अगले प्रश्न पे आते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सोनार का उपयोग किया जाता है। बहुत लोगों ने इसको पढ़ा होगा, समझा होगा भी कि निम्नलिखित में सोनार का उपयोग किया जाता है। सोनार, सोनार का मतलब वो जो लोहा मतलब सोनार वाला काम करते हैं, ये नहीं भाई। सोनार एक यंत्र है जो जहाज़ों में लगाया जाता है, खासकर पानी वाले जहाज़ों में नेविगेशन सिस्टम का काम करता है। और सोनार जो है एक वेव छोड़ता है, उससे जो है समुद्र की गहराई और ऊंचाई का पता लगता है। तो ऑप्शन में है कि आभूषण बनाने के लिए, ऑप्शन बी है समुद्र की गहराई मापने के लिए, ऑप्शन सी है सोना पर रखने के लिए और ऊंचाई मापने के लिए। तो याद रखिए समुद्र की गहराई मापने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा है कि निम्नलिखित में से अजय नदी, अजय किसकी सहायक नदी है? अजय, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, अजय रिवर बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन कई एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि अजय रिवर किसकी सहायक नदी है? महानदी की, हुगली की, गंगा की और ब्रह्मपुत्र की, किसकी सहायक नदी अजय मानी जाती है? लाइक कीजिए भैया, लाइक आप लोग करते नहीं हैं न, जो है शेयर करा चैनल बाजी ने, लाइक करा हमारा आ जाए, शेयर कर दो, दो को कहाँ दिक्कत है। तो देखिए अजय रिवर किसकी सहायक नदी है? देखिए अजय रिवर सहायक नदी है हुगली की, है ना, हुगली की सहायक नदी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको अजय नदी दिख रहा होगा, ये है आपका अजय रिवर ए, और देखिएगा ये है हुगली नदी, ठीक है, ये हुगली नदी है, ये आपको दिख रहा है, ये हुगली रिवर है, बंगाल में बहती है ये। और देखिएगा कि एक नदी है आपको जो यहाँ पे दिख जाएगा, ये है दामोदर, ठीक, दामोदर नदी ये है, आपको दिख रहा होगा। दामोदर भी जो है हुगली की सहायक नदी है और अजय भी हुगली की सहायक नदी है। लेकिन एक बात मैं आपको दिखाना चाहते हैं कि एक नदी है बराकर, ये वाला नदी देखिएगा, ये बहुत बार पूछा हुआ है। बराकर रिवर जो है यहाँ पर एक डैम है, ये देखिए एक बांध है, आपको दिख जाएगा मैथन डैम, ये भी कई बार पूछा हुआ है कि मैथन डैम जो है किस नदी पर है, तो वो है बराकर रिवर पर। देखिए ये बराकर जो है ना, एक नदी और है उसका नाम है बराक, बराक नदी। ये बराक नदी बहता है कहाँ? तो असम में जो है बहता है, ये मणिपुर में बहता है, ये बहता है आपको जो है मिज़ोरम में, मणिपुर से निकल करके मिज़ोरम हो करके असम में बह करके चल जाता है बांग्लादेश में, ठीक है। तो बराकर से कंफ्यूज मत कीजिएगा, बराकर नदी नॉर्थ ईस्ट में बहता है और बराक नदी झारखंड में बहता है, ठीक है। और बराक नदी पर ही मैथन डैम है और बराक नदी सहायक नदी है किसकी? तो दामोदर की, और दामोदर और अजय सहायक नदी है हुगली की। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं भाई। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से चाड झील से कौन सा देश की सीमा नहीं लगता है? चाड झील नाम तो सुना ही होगा, है ना। चाड झील से निम्नलिखित में से
किस देश की सीमा नहीं लगती है चाड झील से? अब ऑप्शन में है नाइजर, ऑप्शन बी है चाड, ऑप्शन सी है नाइजीरिया और ऑप्शन डी है ट्यूनिशिया। तो चाड झील से किस देश की सीमा नहीं लगती है, जल्दी बताइएगा। तो देखिए इस सारे जो कंट्री है ना वो है अफ्रीकन कंट्री, ठीक है, अफ्रीकन कंट्री है। अफ्रीका में क्या आपको मिलता है? तो अफ्रीका में मिल जाता है भ्रंश, महान भ्रंश घाटी, महान भ्रंश घाटी बहुत प्रचलित है। और इसी में एक यहाँ पर एक झील आपको मिलता है, उसका नाम विक्टोरिया झील, काफ़ी फेमस है विक्टोरिया झील। अभी इस पर क्वेश्चन मैंने बनाया है। अच्छा, एक और मिल जाता है अफ्रीका में जो बहुत फेमस है, उसका नाम है करीबा बांध, करीबा बांध है ना, ये जाम्बेजी नदी पर है, जाम्बेजी नदी, ये बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये जो है अफ्रीकन कंट्री है। तो आप मैप में दिखा दूँ, ट्यूनिशिया नहीं, इसका सही आंसर ट्यूनिशिया है। तो ट्यूनिशिया जो है चाड झील से नहीं मिलता है। देखिए इसका सही आंसर क्या है, जो आपको यहाँ दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको चाड झील दिख रहा होगा, लेक चाड, ये वाला लेक चाड। अच्छा, ये जो है पूरा पूरा चाड देश है। और यहाँ पे देखिएगा कि चाड झील से लगा हुआ है कौन सा? कैमरून, ये वाला इलाका। यहाँ पे आपको दिख जाएगा लगा हुआ है नाइजीरिया, ये वाला इलाका, और नाइजर, ये वाला इलाका लगा हुआ है। यानी कि 4 देशों से घिरा हुआ है कौन? तो चाड झील, चाड लेक, ठीक है। अच्छा, लीबिया इधर है, ट्यूनिशिया यहाँ पर आपको दिख जाएगा, मिस्र यहाँ पे दिख जाएगा, सूडान यहाँ पे दिख जाएगा, और सीआर यानी कि चेक रिपब्लिक जो गणराज्य है वो नीचे आपको दिख जाएगा। तो ये अफ्रीकन कंट्री है। चाड झील कई बार पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा। अब अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनता, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनता, कारण बताइए। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनता है, क्या कारण है? ऑप्शन एक है बाष्पीकरण की दर तेजी होती है, ऑप्शन बी है हवा में नमी की मात्रा कम होती है, ऑप्शन सी है तापमान उच्च रहता है, और ऑप्शन डी है आकाश साफ नहीं होता। तो याद रखिए कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनता, कारण क्या है? तो हवा में नमी की मात्रा कम हो जाती है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न कहता है कि अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से पेंगुइन पाई जाती है कहाँ पर? पेंगुइन कहाँ पाई जाती है भाई? पेंगुइन कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है, एक है दक्षिण अमेरिका में, ऑप्शन बी है रूस में, ऑप्शन सी है अंटार्कटिका में, ऑप्शन डी है अफ्रीका में। तो पेंगुइन कहाँ पाई जाती है, जल्दी बताइए। तो पेंगुइन कहाँ पाई जाती है? देखिएगा, पेंगुइन पाई जाती है आपको अंटार्कटिका में, ठीक है। ये देखिए पेंगुइन ये है, तो पेंगुइन पाई जाती है अंटार्कटिका में, ठीक। अगला प्रश्न है कि सूफी संत के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। सूफी संत समझते हैं? सूफी संत के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। हाँ सॉरी, असत्य कथन का चयन करना भाई। सूफी संत, सूफी नाम सुने होंगे, जो जैसे हमारे जो संत हैं, हिंदुओं के जो संत हुए वो भक्ति संत हो गए, और जो मुस्लिम के संत हुए वो सूफी संत हो गए, ठीक। तो याद रखिए कि सूफी संत जो है वो खनकाह में निवास करते थे, सूफी संत जो है वो घर घर की कहानी सुनाते थे, और सूफी संत जो है वो दुख के गीत गाते थे, और डी जो है हिंदू उनके करीब नहीं जाते थे। तो याद रखिएगा कि इसका सही आंसर क्या है, तो डी सही है, जो गलत है। हिंदू भी उनके करीब जाते हैं। आज भी हम लोग देखते हैं कि कई ऐसे संत हैं जिनके मज़ार पे हम लोग जाते हैं चादर चढ़ाने, जैसे चाहे निजामुद्दीन औलिया का दरगाह हो जाए, चाहे आप देख सकते हैं कि बाबा फरीद का दरगाह हो जाए, या फिर शेख सलीम चिश्ती का दरगाह हो जाए अजमेर शरीफ में, या फिर जो है शेख बंदा नवाज गेसु दराज का जो दरगाह हो जाए हैदराबाद में। तो सारे जगह जो दरगाह है आज भी फेमस हैं। तो याद रखेंगे कि इसमें जो है हिंदू भी वहाँ पे जाते हैं अपने मनोकामना को लेकर के। तो याद रखिएगा कि इसमें डी ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित झीलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सजाइए। अब यही फिर आ गया झील। अब निम्नलिखित, बहुत लोग इसको नहीं समझते होंगे, नहीं या फिर नहीं पढ़े होंगे, या फिर पढ़े होंगे तो याद नहीं रहता। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेते हैं वो कि निम्नलिखित झीलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सजाइए, उत्तर से दक्षिण की ओर। अब झील का नाम है ताना, एडवर्ड, विक्टोरिया और मालावी। ये सारे झील अफ्रीका के भ्रंश घाटी के हैं। अफ्रीका में जो भ्रंश घाटी है, महान भ्रंश घाटी, जिसकी लंबाई लगभग 5500 किलोमीटर है,
वो करीबा बांध से लेकर के और जॉर्डन तक है। जॉर्डन का जो डेथ वैली है, सॉरी मृत सागर है, वहाँ तक है वो। तो याद रखिएगा कि पहला है टाना झील, एडवर्ड झील, विक्टोरिया झील, मालावी झील। दूसरा ऑप्शन है मालावी, एल्बर्ट, टाना, टुर्काना। और सी में है टाना, एल्बर्ट, टुर्काना, विक्टोरिया। और डी में है विक्टोरिया, एल्बर्ट, एडवर्ड और मालावी। तो उत्तर से दक्षिण की ओर लेके जाना है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे जो उत्तर में है आपको दिख जाएगा कि ये देखिए इथियोपिया है, ये सोमालिया है ना, यहाँ पे मिस्र आपको दिख जाएगा। तो ये जो है लेक टुर्काना, सबसे उत्तर में टुर्काना है। उसके बाद एल्बर्ट है, फिर लेक क्योगा है, फिर आपको दिख जाएगा लेक किवू है, लेक विक्टोरिया है, यहाँ पे टैंगानिका लेक है, यहाँ पे मरेबू लेक है ना, बेंगुवेलू लेक है यहाँ पे, ये मालावी झील है ये। फिर आपको दिख जाएगा लेक चिलवा लेक और करीबा लेक। यहाँ पे देख करीबा बांध मैंने बताया था, ये जाम्बेजी नदी पर है करीबा बांध। तो इतने सारे जो झील है वो आपको दिख जाएगा अफ्रीका में। तो यहाँ पे देखिएगा टुर्काना के बाद एल्बर्ट है, क्योगा है और किवू है। तो हमको देखना पड़ जाएगा ये पीछे एक देखिए। तो सबसे पहले लेक टाना, एल्बर्ट, टुर्काना और विक्टोरिया। तो आपको ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे फिर चलते हैं। अब प्रश्न ये है कि पृथ्वी पर मरुस्थल होने की संभावना अधिक कहाँ पर होती है? कहाँ पर यहाँ पे हमको दिख जाता है कि मरुस्थल सबसे अधिक कहाँ आपको मिलता है? 0 डिग्री अक्षांश पर, 23 डिग्री अक्षांश पर, 50 डिग्री अक्षांश पर कि 70 डिग्री अक्षांश पर? हमको पृथ्वी पर मरुस्थल होने की संभावना कहाँ दिखती है जो बताइए। 0 डिग्री अक्षांश पर दिखेगा कि 23 डिग्री अक्षांश पर दिखेगा कि 50 डिग्री अक्षांश पर दिखेगा कि 70 डिग्री अक्षांश पर दिखेगा मरुस्थल? क्योंकि देखिए पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में मरुस्थल पाए जाते हैं, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। तो देखिए भारत में मरुस्थल, उसका नाम है थार मरुस्थल। एशिया में कुछ मरुस्थल है, जैसे एशिया के मरुस्थल की बात करते हैं तो एशिया में कुछ मरुस्थल जैसे थार मरुस्थल, गोबी है ना, गोबी मरुस्थल, तकला मकान मरुस्थल चीन में है, मकान मरुस्थल। एक है तारिम मरुस्थल, एक है तुंगुन मरुस्थल, एक है दस्ते कबीर, एक है दस्ते लूट मरुस्थल। ठीक है, आपको फिर दिख जाएगा रब अल खाली मरुस्थल, देखिए रब अल खाली मरुस्थल बार बार पूछता है। तो रब अल खाली सऊदी में है ना, ये सऊदी अरबिया में है रब अल खाली। दस्ते कबीर और दस्ते लूट ये है ईरान इराक में ये मिल जाएगा आपको। तो याद रखिएगा कि सबसे अधिक जो मरुस्थल पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं 23 डिग्री अक्षांश पर। आपको इसमें सीधे मैप से आप समझ में आ जाएगा। देखिएगा कि ये जो है आपका 0 डिग्री अक्षांश है, ये बीच का जो इलाका है ना, ये इक्वेटर है ये। और इसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, और यह है मकर रेखा। तो जितना भी देखिए कि पूरा का पूरा जो मरुस्थल आपको दिख जाएगा इसी के इलाके में, और इधर भी इसी इलाके में आपको दिख जाएगा पूरा का पूरा मरुस्थल। तो जितने भी मरुस्थल हैं वो कर्क रेखा के आसपास ही मिलते हैं, यानी कि 20 से जो 30 डिग्री के बीच में सारे मरुस्थल आपको दिख जाएंगे। ठीक है, देखिए मरुस्थल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कोल्ड डेजर्ट यानी कि ठंडा मरुस्थल, और एक होता है वार्म डेजर्ट यानी कि गर्म मरुस्थल। तो कोल्ड डेजर्ट में ज़्यादा मरुस्थल लेंगे, बहुत ज़्यादा मरुस्थल जो वो वार्म डेजर्ट में ही है, यानी कि गर्म मरुस्थल ही है। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो अगर गर्म मरुस्थल की बात करें तो वो है सहारा, और कोल्ड मरुस्थल यानी कि ठंडे मरुस्थल की बात करें तो वो है अंटार्कटिका। एशिया में कुछ ठंडे मरुस्थल हैं, जैसे गोबी मरुस्थल ठंडा मरुस्थल है, जो तकला मकान मरुस्थल वो भी ठंडा मरुस्थल है जो चीन में है, और तारिम तुंगुन जो मध्य एशिया में है, ये सब ठंडे मरुस्थल है। एक बात मैं आप बता दूं कि जो ठंडे मरुस्थल होते हैं ना, वहाँ पर डबल हम्प वाले यानी कि डबल कुवड़ वाले ऊँट पाए जाते हैं, और गर्म मरुस्थल में सिंगल कुवड़ वाले ऊँट पाए जाते हैं। कहीं आप देखिएगा तो आपको पता लग जाएगा। थार मरुस्थल गर्म मरुस्थल है, चूँकि ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा के आसपास झूलता रहता है, तो याद रखिएगा। अगला कि ग्रैंड कैनियन क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है भाई कि ग्रैंड कैनियन क्या है। कि तो ग्रैंड कैनियन क्या है?
देखिए ग्रैंड कैनियन एक गड्ढा है, ठीक है। कैनियन जो होता है ना, वो नदी मान ली इधर से आ रही है और नदी जो है वो नीचे गिर जाती है तो इससे गड्ढा बन जाता है, इसको हम कैनियन कहते हैं, ठीक। तो ग्रैंड कैनियन अमेरिका में आपको दिख जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है ये पूरा का पूरा इलाका ग्रैंड कैनियन का ही है, बहुत गड्ढा है इलाका, लगभग मतलब कि 2000 समथिंग मीटर गड्ढा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं, ग्रैंड कैनियन को देखने जाते हैं लोग, अमेरिका में बहुत अच्छा खूबसूरत नज़ारा है। तो अगला प्रश्न है कि भारत की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, कि भारत की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। भारत का जो जीडीपी है, जीडीपी अभी लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर का हो गया भैया, ये परसों। हम लोग दुनिया के अभी जो है 5वें बड़े इकोनॉमी थे, तो अब जो है केवल बचा हुआ है किसको पार करना, अमेरिका सबसे, यूएस के पास सबसे लगभग 4.7 समथिंग, उसके बाद आता है जापान, उसका भी 4.24 समथिंग है उसका है, और उसके बाद आता है इंडिया, कृषि है, ऑप्शन बी में सेवा है, ऑप्शन सी में उद्योग है और खनन है। तो बताइएगा कि भारत के आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। देखिए सेवा क्षेत्र जो है सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है, लगभग 60 से 62% जो हमारा जीडीपी है इसी से आता है, सेवा क्षेत्र से आता है। और सेवा क्षेत्र में क्या क्या शामिल है, देखिएगा होटल है ना, रेलवे, एविएशन जो हवाई जहाज है वो भी सेवा क्षेत्र में ही है। जितने भी मनोरंजन की चीज़ें हैं, यानी कि क्या कह सकते हैं, एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं, वो भी सेवा क्षेत्र में आता है। ये सारी चीज़ें सेवा क्षेत्र में आता है। बैंकिंग सेवा क्षेत्र का है, पोस्ट ऑफिस सेवा क्षेत्र का है। और सेकेंड लार्जेस्ट जो है वो है एग्रीकल्चर। अच्छा, एग्रीकल्चर में 2 चीज़ें आता है, ठीक है, एक खेती बाड़ी अलग है और उसके साथ में जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है छोटे मोटे, वो भी इसी में आ जाते हैं, तो वो भी आ जाते हैं। उद्योग जो है उससे थर्ड लार्जेस्ट है, उसके बाद छोटे मोटी चीज़ें हैं, तो सबसे बड़ा चीज़ जो है सेवा क्षेत्र है। अब नेक्स्ट पे आ जाइए। अब कहता है कि निम्नलिखित में से सरक्रिक कहाँ स्थित है। सरक्रिक, ऑप्शन है पंजाब में, ऑप्शन है गुजरात में, ऑप्शन है महाराष्ट्र में, ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। सरक्रिक बार बार, सरक्रिक जो है वो गुजरात के कच्छ और रन में स्थित है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री शेयर करता है। एक बाउंड्री, ये आपको दिख रहा होगा ये वाला इलाका, ठीक है, यहाँ पर, तो ये आपको दिख जाएगा सरक्रिक, ठीक है। ये वाला इलाका सरक्रिक का है, जो गुजरात में है, खासकर कच्छ और रन के बीच में आता है, ठीक। अगला प्रश्न आता है, देखिएगा कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है। ऑप्शन देखिएगा, एक है ज्वालामुखी पर्वत में, ऑप्शन बी है अवशिष्ट पर्वत, क्या बोल गए हम, जो एवरेस्ट तो पड़ जाता है नेपाल में जी, सॉरी जी, नेपाल में, सागर माथा। तो याद रखिएगा कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है नवीन मोरदार पर्वत में। देखिए दुनिया। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला है कि प्रवाल के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। प्रवाल नाम सुने होंगे, तो ये जो है प्रवाल द्वीप है। अब देखिए कि प्रवाल जो है के संदर्भ में सत्य कथन क्या है, तो ऑप्शन ए है कि तापमान 30 से 35 डिग्री होना चाहिए प्रवाल के संदर्भ में, ऑप्शन बी है लवण युक्त जल होना चाहिए, और ऑप्शन सी है साफ जल होना चाहिए, और ऑप्शन डी है एक से अधिक। तो बताइए कि प्रवाल जो है कहा जाता है, प्रवाल को समुद्र का इंडिकेटर कहते हैं, है ना। ये जो है समुद्र का इंडिकेटर, यानी कि जहाँ पर समुद्र स्वच्छ होता है, यानी कि मरीन बायोडाइवर्सिटी जहाँ पर स्वच्छ होता है, वहाँ पर प्रवाल इतने अच्छे दिखाई पड़ते हैं, बड़ा अच्छा रंग बिरंग का प्रवाल दिखाई पड़ता है। लेकिन जहाँ पर समुद्र गंदा हो जाता है, वहाँ पर प्रवाल मर जाते हैं। तो मरने के बाद प्रवाल विरंजन की स्थिति आ जाती है। यानी कि देखिए प्रवाल विरंजन जो है, प्रवाल विरंजन, ठीक है, प्रवाल विरंजन का मतलब होता है प्रवाल का यानी कोरल का मर जाना, और मरने के बाद कोरल जो है वो हो जाता है कैसा, तो सफ़ेद, ठीक है, सफ़ेद हो जाता है और काला हो जाता है, ठीक। तो इसके लिए जो प्रवाल के लिए ये तीनों कंडीशन होना अति आवश्यक है। अगले प्रश्न पे आइए कि पटना के पास मानसून कब पहुंचता है। पटना के पास मानसून कब पहुंचता है, आप बताइएगा जल्दी कमेंट करके कि पटना के पास मानसून कब पहुंचता है। पटना के पास मानसून कब पहुंचता है, जल्दी बताइए। देखिए भारत में जो मानसून है, ठीक है, भारत में मानसून पहुंचता है 1 जून को,
कहाँ पर? केरल, केरल में पहुंचता है। ठीक, लेकिन देखिए भारत में जो मानसून आता है वो किस प्रकार का मानसून होता है? देखिए भारत में दो प्रकार के मानसून होते हैं, एक होता है दक्षिण पश्चिम मानसून और एक होता है उत्तर पूर्वी मानसून। याद रखिए कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो गर्मी के दिनों में आता है और उत्तर पश्चिम मानसून ठंडे के दिनों में आता है, ठंडे के दिनों में आता है। अच्छा, उत्तर पश्चिम मानसून जो है वो हिट करता है कहाँ? तो भारत के पूर्वी तट को, यानी कि तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट को हिट करता है। और ये अक्सर आता कब है? तो ये आता है नवंबर दिसंबर में। ठीक है, उत्तर पश्चिम, जिसको कहते हैं लौटती हुई मानसून। अच्छा, अधिकांश मानसून जो है भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जो पश्चिमी तट से हिट करता है, इधर से आता है केरल की तरफ से। मान लीजिए केरल है ऐसे, तो इधर से आता है मानसून। ठीक है, इधर से, और यहाँ आकर के भारत की जो इस प्रकार से शेप, यानी कि प्रायद्वीपीय शेप होने के कारण मानसून ये अरब सागर की ओर और बंगाल की खाड़ी में बढ़ जाता है और फिर आगे जाकर के दोनों मिल जाते हैं। तो भारत में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। अच्छा, अब केरल में तो पहुंच जाता है 1 जून को ही, तो पटना में कब पहुंचता है? तो पटना में पहुंचता है जो है आपको दिख जाएगा 10 से 15 जून के बीच में पहुंच जाता है पटना में मानसून। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जायद फसल नहीं है। जायद फसल कौन नहीं है? खीरा, भिंडी, सरसों, कौन नहीं है जायद फसल? देखिए जितने भी आपको सब्जियां दिखेगी ना, याद रखिएगा सब्जी जितना भी दिख जाए वो जायद फसल में आ जाता है ना। कहीं कहीं फल को भी जायद फसल में ही रख लेते हैं। बाकी सरसों जो है ना, सरसों ये खरीफ में भी आता है, सरसों खरीफ में आता है। और मक्का एक ऐसा फसल है, याद रखिएगा मक्का एक ऐसा फसल है जो खरीफ और रबी दोनों में आता है, खरीफ और रबी दोनों में आता है। याद रखेंगे मक्का को, बिल्कुल याद रखिएगा, मक्का बार बार पूछते हैं कि खरीफ है कि रबी, दोनों में है वो, है ना। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भ्रंश घाटी से नहीं बहता है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो भ्रंश घाटी से नहीं बहता है? दामोदर नदी, महानदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। तो कौन सी नदी भ्रंश घाटी से नहीं बहता है? दामोदर नदी, महानदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। तो बताइएगा कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी से नहीं बहता है? बताइए। देखिए जो है इसमें आपको दिख जाएगा कि दामोदर नदी भ्रंश घाटी का पार्ट है, महानदी नहीं है, नर्मदा भी है और ताप्ती भी है। तो ये 3 नदी जो आपको दिख रहा है ना, ये भ्रंश घाटी का पार्ट है, महानदी भ्रंश घाटी का पार्ट नहीं है, तो याद रखिएगा। अच्छा, ये जो नर्मदा और ताप्ती नदी है वो गिरता है अरब सागर में, अरब सागर में, है ना। दामोदर जो है वो हुगली की सहायक नदी है, ये गिरता है कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। और महानदी भी गिरता है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, देखिए इसमें देखिएगा कि जो महानदी है इसके कुछ सहायक नदी जैसे तेल है, ओंग है, जोक है, ये सब सहायक नदी महानदी की है। आगे प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि मैंग्रोव वन के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। मैंग्रोव वन के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। मैंग्रोव तो समझते ही होंगे, है ना। नहीं समझते तो बताते हैं कि सुंदरवन जो है वहाँ पर मैंग्रोव के वृक्ष पाए जाते हैं। और भारत के जो है बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, खास करके तटीय राज्य हैं, वहाँ पर मैंग्रोव के वृक्ष पाए जाते हैं। इसके बहुत सारे फायदे भी हैं, इसलिए सरकार जो है मैंग्रोव वृक्ष लगाने के लिए बहुत सारे अनुदान भी देती है राज्यों को। तो आप देखिएगा इसके संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। मैंग्रोव के संदर्भ में ऑप्शन 1 है कि यह खारे पानी में होता है, मैंग्रोव वन जो है वो खारे पानी में होता है, ठीक है, सलाइन वाटर में होता है। ऑप्शन बी है कि समुद्र तट को बचाता है। ऑप्शन सी है कि इसकी लकड़ियां मुलायम होती है। और ऑप्शन डी है कि यह झाड़ी युक्त होता है। तो बताइएगा कि इसके संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? कि यह खारे पानी में होता है। ऑप्शन बी है समुद्र तट को बचाता है, बिल्कुल। ऑप्शन सी है कि इसकी लकड़ियां मुलायम होती है और यह झाड़ी युक्त होता है। देखिए इसमें थोड़ा सा जो टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक ये है कि इसमें एफ ऑप्शन भी होना चाहिए था कि 1 से अधिक, 1 से अधिक, ठीक है। इसमें चारों सही है, ठीक है। अच्छा, हम लोग देखते हैं कि जो मैंग्रोव वृक्ष में एक नाम है सुंदरी, सुंदरी एक मैंग्रोव वृक्ष है। अच्छा, भारत में सबसे अधिक मात्रा में जो मैंग्रोव है वो पाया जाता है कहाँ पर? वो सुंदरवन में पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में। दूसरा पाया जाता है कच्छ, केरल, गुजरात में, ठीक है। उसके बाद पाया जाता है महाराष्ट्र में। और छोटे छोटे वन जो है इस प्रकार के
पूरे तटीय राज्यों में पाए जाते हैं। उड़ीसा में भी पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, तमिलनाडु में भी, केरला में भी, और जो है गोवा में भी कुछ इलाकों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न है कि नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। नोकरेक काफ़ी इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है। नोकरेक है, बक्सा है, दुधवा है, कान्हा किसली है, घोड़ाजारी है, ये सब राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा। तो नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन 1 है असम में, ऑप्शन बी है मेघालय में, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश में, और ऑप्शन डी है त्रिपुरा में। तो नोकरेक जो है राष्ट्रीय उद्यान है, नोकरेक एक चोटी भी है, तो याद रखिएगा ये है मेघालय में। मेघालय में 3 और पर्वत की चोटियां आपको पता है ना, 3 और पर्वत यहाँ पर पाई जाती है। गारो है, खासी और जयंतिया। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि गारो, खासी, जयंतिया ये किसके नाम पर दिया गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा कि ये है जनजातियों के नाम पर, जनजातियों के नाम पर दिया गया गारो, खासी, जयंतिया नाम। अच्छा, ये मेघालय ही है जहाँ पर आपको दिख जाएगा कौन सा, तो मानसिन राम, याद रखिएगा मानसिन राम, जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है। यहीं पर आपको क्या मिल जाता है, मानसिन राम के पहले कहाँ वर्षा होती थी अधिक, कमेंट करके आप लोग बताएंगे। वो भी यहाँ पे ही था, मेघालय में ही था। अगला प्रश्न कहता है कि उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में सजाइए। उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में सजाइए, और ये है पर्वतों के नाम जो भारत में स्थित हैं। तो एक है नंगा पर्वत, ऑप्शन बी है काराकोरम, ऑप्शन सी है मकालू, और ऑप्शन डी है कांचनजंगा। फिर आपको दिख जाएगा ऑप्शन बी में नंगा पर्वत, नंदा देवी, धौलागिरी, नामचा बरवा। 2 है नंदा देवी है, नांगा पर्वत है, धौलागिरी है। ऑप्शन बी में आपको दिख जाएगा कांचनजंगा, नंदा देवी, धौलागिरी और केटू। तो उत्तर से दक्षिण की ओर यानी कि ऊपर से नीचे की ओर हमको सजाना है, तो इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा आपका नंगा पर्वत, यानी कि बी ऑप्शन, नंगा पर्वत, नंदा देवी, धौलागिरी और नामचा बरवा, क्योंकि इसमें केटू नहीं है ना। अगर यहाँ पर मैं केटू कर दूँ यहाँ से निकाल करके तो केटू हो जाएगा ए भी, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि केटू है नंदा देवी, नंगा पर्वत, तो नंदा देवी नीचे आ जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए कि गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है। गुरु शिखर बहुत बार क्वेश्चन में आता है, गुरु शिखर बताइए कि गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे कि गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में और राजस्थान में। तो चोटी है गुरु शिखर, है ना। और अरावली पर्वत जो है इसी के अरावली पर्वत पर ही बसा हुआ है कौन, तो दिल्ली, है ना। दिल्ली अरावली पर्वत के रीढ़ पर बसा हुआ है, याद रखिएगा। जिसको हम लोग एक कहते हैं ना, कौन सा हिल, दिल्ली जो है जिस हिल्स पे बसा हुआ है वो कौन सा हिल्स है, रायसीना हिल्स, याद रखिएगा। जहाँ पे आपका राष्ट्रपति भवन है, रायसीना हिल्स ही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तो बताइएगा कि चंद्रा और भागा किसकी सहायक नदी है। जल्दी बताइए, चंद्रा और भागा किसकी सहायक नदी है भाई। तो देखिए चंद्रा और भागा किसकी सहायक नदी है, तो ये आपको मिल जाएगा इसकी। देखिए इसमें से कोई की नहीं है, ये नदी सहायक है चेनाब की। देखिए टाइपिंग मिस्टेक है भाई, है ना, होना चाहिए। चेनाब की सहायक नदी काफ़ी चर्चा में है एल नीनो इस बार, है ना। और इस बार क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और याद रखिए कि 2024 है ना, 2024 में